हेलो बच्चों आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो स्टडी करेंगे। इसमें फेराडे लॉ भी जो है हम देखेंगे आज की क्लास में, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रही है आपको, कोई प्रॉब्लम लग रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोशिएट होगा। इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो होगा बच्चों, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल था उसमें किसका फ्लो हो रहा था, आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट ही डिसोशिएट होगा आयंस में और वो मूव करेंगे, यानी कि खुद इलेक्ट्रोलाइट जाएगा मोशन में। ठीक है, जो हम किस के वे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, फेराडे लॉ ये देखने हैं हमें, जिससे हमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होगा उसका क्लियरिटी आएगी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी या डिस्चार्ज होगी किसी भी इलेक्ट्रोड पे, समझना मेरे पॉइंट को क्या बोल रही हूँ, चाहे आपका कैथोड है या एनोड है, जितना अमाउंट आपके इलेक्ट्रोलाइट का या सब्सटेंस का वहाँ पे डिपॉजिट होगा या डिस्चार्ज होगा, या तो वो वहाँ से निकलेगा या उसके ऊपर डिपॉजिट होगा, वो किसके इक्वल होगा, जितना वहाँ से अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा उसके इक्वल रहेगा। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहाँ से पास होगा उसके इक्वल रहेगा। हम इसको अगर अपनी वर्डिंग में लिखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और discharged is directly proportional to amount of charge pass through सॉल्यूशन। क्लियर? देखो उसने क्या कहा है कि जो भी जितना भी सब्सटेंस की जो भी अमाउंट रहेगी वो डिपॉजिट और डिस्चार्ज जो होगा, जितना भी अमाउंट रहेगी हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के थ्रू जितना चार्ज पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। जैसे देखो क्या, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो है ये कैथोड प्लेट है, ठीक है, क्या ही कैथोड प्लेट है हमारे पास, कैथोड इलेक्ट्रोड है, इसमें अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं, अगर हम इसमें चार्ज इंक्रीज़ करेंगे ना, तो फेराडे जी ने ये कहा था, ये मैं नहीं कह रही कि ये सोचे मैम ने अपनी तरफ से ऐसे कोई ऑब्जेक्शन दे रही है हमें, नहीं, ये फेराडे जी ने बताया था कि जो कैथोड है उसने जो है चार्ज जब यहाँ पे बढ़ाया हमने कैथोड का, तो उसने जो पॉजिटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ खींचना शुरू किया बहुत फास्टली। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे, इलेक्ट्रोलाइट जो पॉजिटिवली चार्ज था उसको अपनी तरफ खींचना काफ़ी फास्टली स्टार्ट किया। यानी कि क्या देखा गया कि अगर हम चार्ज बढ़ा रहे तो जो डिपोजिशन हो रहा था ना अमाउंट का, किसी भी सब्सटेंस का जो डिपोजिशन हो रहा था वो भी साथ में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो फेराडे ने क्या किया है, सिर्फ इलेक्ट्रोड पे चार्ज को बढ़ाते गए और जो जितना भी वहाँ पे डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस उसको स्टडी करते गए। ठीक है, तो क्या मिला फाइनली कि जितना हमारा वहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला, चार्ज के, यानी कि वो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ा रहा था उतना डिपोजिशन जो था वो बढ़ रहा था वहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखें, देखा कि अगर चार्ज को डबल किया, क्या चार्ज को अगर उसने डबल किया तो जो डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ वो भी डबल हो गया। अगर चार्ज डबल किया तो सब्सटेंस डिपॉजिट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो यानी कि फाइनली उसने क्या एक रिलेशन ड्राइव किया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये क्या है, डिपॉजिट सब्सटेंस है हमारा ये, और ये क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। ठीक है, जब डायरेक्टली साइन को यहाँ से हटाया गया तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q यूज़ किया गया। अब ये Z क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। W आपका क्या हो गया, डिपॉजिट सब्सटेंस, और Q आपका क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। अब Z क्या है, ये Z जो रहेगा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट
ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से हम इसको यहाँ पे देखेंगे। अब इक्विवेलेंट लॉ क्या रहेगा, वो क्या कहता है वो और देखते हैं। इक्विवेलेंट लॉ, व्हेन one equivalent electron pass through it produce one equivalent substance, क्या किया आपने, जो भी अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर अगर आपने वन इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन पास किए तो उससे वन इक्विवेलेंट ही सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, यही तो बात बोल रहे हैं फैराडे सी। क्लियर है? तो इसमें देखो W इज इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है, W इज इक्वल टू जेड क्यू हुआ हमारा। यहाँ पे हमारा जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना चार्ज पास कराता है, 96500 कूलम, ये रहेगा। ठीक है, तो जो हम 1 फैराडे बार बार जो लिखते हैं ये क्या होता है 96500, ये चार्ज है। हम यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू जेड इंटू में 96500, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका क्या करें, आप जो मैंने अभी ये डेफिनेशन किया इसी में हम क्या बोल दें कि अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को पास कराते हैं तो कितना चार्ज पास होगा। देखो W की जगह हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 ई ग्राम, यानी कि हमने W की जगह क्या लिखा, इक्विवेलेंट ग्राम लिया आपने 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, Z इंटू में 96500, इसके इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ से Z कैलकुलेट करेंगे, देखना Z इज इक्वल टू ई ग्राम बाय 96500, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, अपने इस फॉर्मूले में, फर्स्ट फॉर्मूले में। देखिए W इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, Z इंटू क्यू लिखा था, Z की वैल्यू हम यहाँ से ये पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू ई ग्राम बाय 96500 इंटू क्यू, ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप अपने इसको फॉर्मूले के जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर ऐसा आप कुछ लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से एक और अच्छे पॉइंट निकलेगा, वो देखना इस ई ग्राम से ही हमने लिखा W इज इक्वल टू ई ग्राम, इक्विवेलेंट वेट हो गया ये तो हमारा, बाय 96500 इंटू क्यू। ठीक है, अब जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होता है, चार्ज जो होता है वो होता है करंट इंटू टाइम, ये होता है। करंट को हम I से डिनोट करेंगे, ये T हो गया, इसको और पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो जो आपका W होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू में I इंटू T। तो फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू I इंटू T बाय 96500, ये भी रिलेशन आपका यहाँ से बनेगा। देखो अगर हम इन टर्म्स को लिखें तो W क्या होगा, डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, और जो हमारा E होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, और जो I होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, करंट T टाइम। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है हमारा, क्या था, फैराडे का फर्स्ट लॉ था, जो आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दें। यहाँ से बच्चों अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, फैराडे सेकंड लॉ, तो फैराडे सेकंड लॉ कुछ नहीं, सिर्फ वहीं जो है आपको इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके दिया उसने, कि हम क्या कर सकते हैं, जो आपका W है वो हमने लिखा था इक्विवेलेंट मास बाय 96500 इंटू क्यू, ये लिखा था। ठीक है, हम यहाँ से अगर इक्विवेलेंट मास निकालना हो बच्चों तो ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि इक्विवेलेंट मास हमें कैसे कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर भी बोलते हैं बच्चों हम इसको, और वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं और एन फैक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे देखो सोडियम है, सोडियम क्या कहता है, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो एन फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा, 1। आप बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एन फैक्टर आएगा 2।
ठीक है, यानी कि जब आपकी रेडॉक्स रिएक्शन जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दिखेगी उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है ना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, क्रोमियम में जैसे देख लीजिए, अगर क्रोमियम आपका +2 से इधर आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिली +7, कितने का फ्लो हो गया, +5 का, 5 का डिफरेंस आने यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज आया है। ये 5 आपका क्या है, एन फैक्टर। तो आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे और मोलर मास आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे इजीली, फिर आपका क्या निकाल सकते हैं आप, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आप अपना आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रहेगा। फैराडेज लॉ मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।